हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीएस एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए यूनिट नंबर 6 के एफएलटी, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस ऑफ इंडिया एंड इकोनॉमी ऑफ इंडिया को कवर किया गया है। इसके क्वेश्चंस को हम लोग चर्चा करेंगे। हालांकि आज का टॉपिक मॉडरेट था, नॉर्मल था, बहुत ज्यादा टफ नहीं बात करेंगे, लेकिन कंसेप्चुअल जरूर रहा है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर में। हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 खा में निम्नलिखित राज्यों में से किसके लिए निवेश उपबंध किया गया है। आर्टिकल 371 of the Indian Constitution contain special provision for which of the following state? महाराष्ट्र एंड गुजरात, असम, नागालैंड, मणिपुर। तो यहां हम बात करेंगे आर्टिकल 371 में, यहां पर अलग अलग राज्यों के लिए विशेष उपबंध की बात की गई है आर्टिकल 371 में। जहां पर यहां जो आर्टिकल 371 बी है वो रिलेटेड किससे है? असम से रिलेटेड रहेगा। इनके अलावा यहां देखेंगे आर्टिकल नंबर 371 ए जो है वो नागालैंड के संदर्भ में बात करता है, आर्टिकल नंबर 371 बी असम से रिलेटेड बात करता है, सी बात करेगा मणिपुर के बारे में, डी बात करता है यहां आंध्र प्रदेश तेलंगाना के संदर्भ में, ई में आंध्र प्रदेश में विश्वविद्यालय के संदर्भ में बात कही गई है। वहीं जो एफ है इसके संदर्भ में बात करेंगे तो ये मिजोरम के बारे में बात करता है, सिक्किम के बारे में बात करता है, एफ और सिक्किम की बात करेंगे। जी मिजोरम के बारे में बात करेगा, एच अरुणाचल प्रदेश की। वहीं बात करेंगे आई जो है गोवा के बारे में, और जे कर्नाटक के बारे में बात करता है। तो इस प्रकार से आर्टिकल नंबर 371 जो है उसके अलग अलग जो पार्ट हैं, सब आर्टिकल्स हैं, उनको भी आप लोग जरूर याद करके रखिएगा। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। यहां रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किस एक संवैधानिक विशेषज्ञ ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है? हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैज कॉल्ड द प्रीएम्बल द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहां पर हम बात करेंगे इसके संदर्भ में। ये पर्सन आते हैं एन ए पालकीवाला। उन्होंने कहा हुआ था प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र। एक प्रकार से इसे मिरर के रूप में, या यहाँ पर अलग अलग लोगों ने अलग अलग संज्ञाएं दी हैं। ठीक, जो प्रीएम्बल है उसे आपको जरूर याद करके रखना चाहिए। अब नेक्स्ट चलेंगे, अगला पार्ट रहेगा 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? जब भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को, उस दौरान में मूल कर्तव्य कितने थे? ठीक, व्हाट वाज द नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 नवंबर 1950? अब आपको ये पता होना चाहिए कि 26 जनवरी 1950 जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, तब हमारे पास में एक भी कर्तव्य नहीं बताए गए थे। कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 को, जहां पर आपको याद होना चाहिए सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी थी। इस दौरान में 10, यहाँ 76 में 1976 की बात करेंगे तब यहाँ पर में 10 हमारे मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज जोड़ी गई थी। उनके बाद आगे चलेंगे हम लोग तो यहाँ पर में 11वां जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के अनुसार में। ठीक, तो यहाँ प्रारंभ में कोई भी नहीं थे। 76 में पास आए कितने? 10, बाद में बढ़कर के वर्तमान में कितने हैं? 11। 11वां कब आया हुआ है? तो अब हम बात करेंगे वर्तमान, है ना, वर्तमान की बात करें तो 11वां कब जुड़ा हुआ है? आप याद रखिए इसके संदर्भ में। एक मिनट में इसका आंसर बी आंसर लगा के रखिए, पालकी वाला। ठीक, चलेंगे अगला। थर्ड क्वेश्चन का आंसर रहेगा यहाँ, इनमें से कोई नहीं, डी आप आंसर लगा के रखेंगे। इसी प्रकार चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन में। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? The article relate to the protection of monuments, places and objects of the national importance in the Indian Constitution is। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आर्टिकल नंबर 14 जो रहेगा इस संदर्भ में बात करता है, जहां पर राज्य सरकार का या सरकार का यह कार्य होगा। हम बात करेंगे डीपीएसपीज में से रखा गया है। नेक्स्ट चलेंगे, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा या संसदीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं? सामूहिक उत्तरदायित्व, दोहरी सदस्यता, नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव, डबल मेंबरशिप, नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स।
तो यहां हम बात करेंगे कि इस प्रकार की व्यवस्था जब पार्लियामेंट्री की बात की जाती है तो तीनों प्रकार के कंसेप्ट यहां रखे गए हैं, जहां पर कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है, हाँ बिल्कुल, हाँ सामूहिक यहां पर में रिस्पांसिबिलिटी रही गई है। डबल मेंबरशिप, दोहरी सदस्यता, बिल्कुल हाँ होती है। और वहीं बात करें नामिक एवं वास्तविक कार्यपालिका, ये भी देखी जाती है। आंसर आपका रहेगा डी। यहां यदि बात करें डबल मेंबरशिप का मतलब क्या है, तो यहां जो हमारे लोकसभा या राज्यसभा की बात करेंगे, सदस्य की बात करते हैं, तो वो एक तरीके से हमारे विधायिका का भाग तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन जब वो पार्लियामेंट के एक तरीके से कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं या एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूड किए जाते हैं, मंत्रिपरिषद में इंक्लूड किए जाते हैं, तो वो बन जाते हैं एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स भी। तो इसलिए यहाँ पर मैं दोहरी सदस्यता का पार्ट भी कहा गया है डबल मेंबरशिप को। तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, आपका डी आंसर यहाँ रहेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्कूलों में मिड डे मील कार्यक्रम के लिए प्रेरणा स्रोत है? विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द इंस्पिरेशन फॉर द मिड डे मील प्रोग्राम इन स्कूल्स? तो आर्टिकल 47 आप ध्यान रखिएगा, जहां पर पोषाहार के बारे में बात किया गया है, यहां ध्यान रखेंगे। इसी के अलावा में जो हमारे पास में फूड सिक्योरिटी कार्यक्रम है, वो यदि बात करेंगे तो आर्टिकल फूड सिक्योरिटी एक्ट की बात करेंगे। अन्नपूर्णा कार्यक्रम की बात करें तो वो भी आर्टिकल 47 के अधीन ही आ रहा होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट पर में। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया था कि उद्देशिका संविधान का अंग नहीं है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द प्रेम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो यहां पर में कुछ केस हैं, केशवन भारती वाद, बेरुवाड़ी वाद, मिनर्वा मिल्स वाद, गोलकनाथ वाद। तो यहां हम बात करेंगे इन केसेस में। यदि देखें तो बेरुवाड़ी केस ऐसा था 1960 में हुआ, इसमें कहा गया था कि भाई जो हमारा प्रेम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, आगे इसे साथ में शामिल किया गया था। आप ध्यान रखेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि कब किन किन एक्ट्स के थ्रू इसे हमें एक अपने प्रेम्बल को पार्ट माना हुआ है, और इसके बाद फिर से हम देखेंगे तो जो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट कब से ऐड हुआ है। आप यदि कमेंट कर सकें तो बताइएगा, बहुत कम लोग कमेंट करते हैं, आप लोग बहुत आलसी हो चुके हैं। भारतीय संविधान में राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षा रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? The Constitution of India to reserve a bill for the consideration of the President by the Governor has been taken from the Constitution of which country? यहां कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित रखना किस देश के संविधान से लिया गया है? यहां हम बात करेंगे, ये रिलेटेड है कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसके बाद का पार्ट रहेगा 9 नंबर में। 61वें संविधान संशोधन से पूर्व आम चुनावों के लिए मतदान की न्यूनतम आयु कितनी थी? What was the minimum voting age for the general election before the 61st constitutional amendment? 18, 21, 19, 25। तो आप सभी को पता है पहले हमारे पास में जो वोटिंग का राइट था वो 21 साल के पास में हुआ करता था, 21 साल हुआ करता था। इसके बाद हम देखेंगे 61वां संविधान संशोधन हुआ, इसके पश्चात 61वें संविधान संशोधन हम देखेंगे, यहाँ पर जो वोटिंग राइट है हमारा कब से कर दिया गया था, आपका 21 कर दिया गया है। 21 से घटा करके कब कर दिया गया है, 18 कर दिया गया है। आप इसे याद रखेंगे, पहले कितना था, 21 था, अब कितना हो जाएगा, 18 हो चुका है वर्तमान में। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद का पार्ट। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन संबंधित प्रावधान का वर्णन कहां किया गया है? द प्रोविजन फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज इज डिस्क्राइब इन आर्टिकल 239, आर्टिकल 230, आर्टिकल 262 एंड आर्टिकल 235। यहां हम बात करेंगे तो आर्टिकल नंबर 239 जो है, यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे, 239 आपको लिखना चाहिए था, इंग्लिश वाले पार्ट को आप करेक्ट करके चलेंगे। ठीक, तो आर्टिकल 239 ए, बी में 262 हो चुका है, यहां पर मैं थोड़ा सा गड़बड़, यहां सी होना चाहिए था, यहां बी होना चाहिए था, कोई नहीं, हम बात करेंगे तो यहां रहेगा आर्टिकल 239 से रिलेटेड है। आर्टिकल 239 की बात करें हम लोग तो यहां भाग 8 इसमें आ जाता है, जहां संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन ऐड किया गया है। जो हमारे पास यूनिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई है। अगली बात करेंगे नेक्स्ट, कुछ राज्यों को संघ के से अनुदान से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द प्रोविजन रिलेटिंग टू द ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन
to certain states are given। यहां हम बात करेंगे आर्टिकल 275, आर्टिकल 265, आर्टिकल 263, आर्टिकल 280। यदि हम देखेंगे तो यहां पर रखा हुआ है आर्टिकल 275 भाग नंबर 12 के अधीन में, जहां पर यहां हम देखेंगे जो एक तरीके से यहां सेंटर और स्टेट के फाइनेंशियल रिलेशंस को डिफाइन करने वाला ये पार्ट माना जाएगा। चैप्टर 1 यहां आ जाता है। अगला चलेंगे, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का अनुलंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए जाने संबंधित नहीं है। Which of the following articles of the Indian Constitution is not related to with the declaration of inviolable basic structure of the Constitution by Supreme Court? यहां ध्यान रखेंगे, ठीक, कौन सा संबंधित नहीं है, एक तरीके से हमारा कौन सा अनुलंघनीय मौलिक ढांचा से संबंधित नहीं है। आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 227, आर्टिकल 245। तो यहां हम बात करेंगे आर्टिकल 245 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, ये ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 245। आर्टिकल 245 के बारे में बात करेंगे तो ये रिलेट कैसे है, संसद द्वारा राज्यों के विधान मंडलों द्वारा बनाई गई निधियों का विस्तार संबंधित है, ये अलग कहानी है। आर्टिकल 32 आपको पता होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के बारे में बात कर रहा होता है। आर्टिकल 226 रिट निकालने की जो हाई कोर्ट की शक्ति है उसे बता रहा होता है। और आर्टिकल 227 यहाँ न्यायालयों के अधीक्षण जो के बारे में बात करेगा, हाई कोर्ट द्वारा यहाँ पर मैं जब उन्हें चेक करेंगे उस संदर्भ में रिलेटेड कहानी आती है। ठीक, तो ये एक तरीके से आर्टिकल 245 के बारे में बात कर रहा है, आंसर मिल जाएगा हमारा डी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल नंबर 13। तो केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में अंतर्गत आते हैं? प्रोविजन रिलेट टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज आर अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था भाग 8 के अंतर्गत में आते हैं। भाग 7 नहीं है, निरसित कर दिया गया है, भाग 8 आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में 9 में हमारे पास में अपनी ठीक लोकल गवर्नेंस को ऐड कर लिया गया है, 9A के साथ में देखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक में संघात्मक शासन प्रणाली नहीं है? यहां इंग्लिश में देखते हैं, Which one of the following countries does not have a federal system of the government? स्विट्जरलैंड, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जहां पर संघात्मक की बात करेंगे तो संघात्मक तो यहां पर देखा जाएगा, यहां पर नहीं है, ये राजतंत्रात्मक व्यवस्था यहां देखी जाती है, आप ध्यान रखेंगे। साथ में संघात्मक सिस्टम खास करके यहां नहीं है, बाकी अन्य में संघात्मक सिस्टम देखा जाएगा, फेडरल सिस्टम देखा जाएगा। ठीक, तो ये यूके का पार्ट नहीं है, विशेषता नहीं है। अब चलेंगे आगे, निम्नलिखित में से भारत का 25वां राज्य कौन सा है जिसे 12वें संविधान संशोधन द्वारा संघ शासित राज्य बनाया गया और वर्ष 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? Which of the following is the 25th state of India which was made a union territory by 12th Amendment Act and given status of full-fledged state in year 1987? तो इसका आंसर आपका करेक्ट रहेगा कौन सा? तो हम बात करेंगे गोवा ऐसा राज्य था जिसे यहाँ पर में जो 25वां राज्य बना हुआ है, पहले यूनियन टेरिटरी बनाया गया, बाद में इसे 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो आपसे प्रश्न होगा कि गोवा किन विदेशी शक्ति या यूरोपीय शक्ति के नियंत्रण में था? कमेंट करके बताएंगे। और गोवा वाज कॉलोनी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विच यूरोपियन कंट्री, पहली बात। दूसरा, गोवा को कब यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिली हुई थी? ये दोनों बात आपको क्या करना है, पता करके बताना है, कमेंट करना खास करके। नेक्स्ट चलेंगे आगे, इसके बाद रहेगा संविधान में वर्णित निम्नलिखित में से किस एक अनुच्छेद को क्रियान्वित करने हेतु संसद द्वारा बंधुआ मजदूरी प्रणाली अधिनियम 1970 पारित करना पड़ा था या किया गया था? The Bonded Laborers Abolition Act 1976 was passed by the Parliament to implement which of the following article mentioned in the Constitution? हमारे पास अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं, उनको लागू कराने के लिए सरकार को अलग से कानून बनाना पड़ा, जिसमें आर्टिकल 17 के संदर्भ में आपने पढ़ा होगा, अस्पष्टता उन्मूलन अधिनियम हमारे पास था, सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट हमारे पास आ गया। इसी प्रकार से हमारे पास आर्टिकल नंबर जब 23 की बात करते हैं, जहां पर यह कहा गया था कि प्रोहिबिशन फ्रॉम ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड द बाउंडेड लेबर्स, साथ में फोर्स लेबर्स की बात करेंगे, ठीक, बंधुआ मजदूरी, बलात् श्रम तथा मानव दुर्व्यवहार से रोग की बात करेंगे, तो आर्टिकल 23 यहां आ जाएगा, आप इसे याद रख करके चलेंगे। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद अगला पार्ट रहेगा अनुच्छेद 15(5) के माध्यम से निजी शिक्षण संस्थानों में छात्रों के प्रवेश के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था।
The provision of reservation in the admission in the private institution was included under Article 5(5) by 95th Constitutional Amendment, 84th Constitutional Amendment, 93rd Constitutional Amendment और 89th Constitutional Amendment। तो हम बात करेंगे, ये हुआ था 2005 का 93rd Constitutional Amendment में। आप याद रखेंगे 93rd Constitutional Amendment, जहां पर शिक्षण संस्थानों में यहां पर क्या किया गया है, रिजर्वेशन की बात की गई थी, आरक्षण का प्रावधान जोड़ा गया था निजी संस्थानों के लिए। अब चलेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? ढेबर कमीशन, कालेलकर कमीशन, राजमन्नार कमीशन, खैर कमीशन। यहां चलेंगे इंग्लिश में। द एवोल्यूशन ऑफ द आईएएस एंड द आईपीएस हैज बीन रिकमेंडेड बाय द ढेबर कमीशन, केलकर कमीशन, राजमन्नार कमीशन और नेक्स्ट आ जाएगा यहां पर मैं खैर कमीशन। तो करेक्ट आंसर आएगा इसका राजमन्नार कमीशन, सी इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। नीचे दिए गए युग में से सही क्रम बताइए जिसके दोनों महानुभाव उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व राजदूत या उच्चायुक्त के पद पर रहे हैं। Among the four pairs given below, which one consists of the correct combination of the dignitaries who become vice president after having held diplomatic post like ambassador and high commissioners? ये यहाँ पर मैं मतलब कि पहले आईएएस आईएफएस वगैरह रहे होंगे, ठीक, या सचिव रहे होंगे, उसके बाद में बनाए गए हैं क्या हमारे, ठीक, वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं। पहला एस राधाकृष्णन जीएस पाठक, एस राधाकृष्णन बीवी गिरी, जाकिर हुसैन के आर नारायणन, बीडी जत्ती और के आर नारायणन। तो आपको यहां लगाना है जाकिर हुसैन और साथ में के आर नारायणन, ये हमारे पहले पद पर रह चुके हैं, इनके बाद में इनको यहां वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया था। नेक्स्ट रहेगा निर्गत मत सर्वेक्षण के विषय में कौन सा कथन सही है? यहां इसको छोटा और कर लें तो फिर से समझेंगे। Which one of the following statement regarding एग्जिट पोल इज करेक्ट? निर्गत मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाताओं के उस निर्वाचनेतर सर्वेक्षण को व्यक्त करता है जिससे यह पता चले कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया है। Exit poll is a term used for the election survey of the voters regarding the candidates in whose favor they had exercised their franchisee. सेकेंड ऑप्शन है निर्गत मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात होते हैं। एग्जिट पोल एंड द ओपिनियन पोल आर द वन एंड द सेम थिंग। ये तो गलत स्टेटमेंट रहेगा क्योंकि ओपिनियन पोल पहले से हमारे पास है, एग्जिट पोल जब चुनाव में वोटिंग डाल करके आप जाते हैं उसके बाद ही कहानी आपके पास रहेगी। एग्जिट पोल सी ऑप्शन देखते हैं, इज अ डिवाइस थ्रू विच रिजल्ट ऑफ द वोटिंग कैन बी मोस्ट एक्जेक्टली प्रेडिक्टेड, गलत। एग्जिट पोल इज द एडमिनिस्ट्रेशन डिवाइस, ये दोनों डिवाइस की बात कर रहे हैं, सी डी तो वैसे ही गलत हो जाएंगे, बी भी गलत है। बेस्ट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा, ए। जब यहां पर में व्यक्ति निर्वाचन के पसंद मतलब कि वोटिंग के बाद बाहर निकलता है तो उससे पूछा जाता है भैया आपने यहाँ किसे वोट किया गया है या किसकी सरकार बनेगी। ये एक तरीके से बना हुआ है एग्जिट पोल और इसी पर रोक लगाई गई है कि जब तक यहाँ पर में क्या ना हो जाए, पूर्ण मतदान पूरे ना हो जाए, मतदान की प्रक्रिया जो सभी चरणों की पूरी ना हो जाए, तब तक आप एग्जिट पोल नहीं दिखा सकते हैं। ये बात भी यहाँ पर आपको याद रख करके चलना है। तो ये आर्टिकल मतलब कि 20 का आंसर क्या रहेगा, ए आंसर माना जाएगा। अब चलते हैं अगले पार्ट पर में। नेक्स्ट रहेगा निम्नलिखित में से किस राज्य का मुख्यमंत्री बने बिना भारत के प्रधानमंत्री बने हैं? किसी राज्य के मुख्यमंत्री बने बिना मोरारजी देसाई, चरण सिंह, वीपी सिंह और साथ में आ जाएंगे हमारे पास कौन से, चंद्रशेखर, पीवी नरसिम्हा राव। Who among the following become the prime minister of India without being the cabinet minister of a state earlier? मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, चरण सिंह, चंद्रशेखर एंड पीवी नरसिम्हा राव। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास में केवल एक पर्सन रहे हैं इनमें से, चंद्रशेखर जी, जो पहले किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ओनली 4। यहां डी आंसर आपका हो जाएगा। अब आपको बता दें कि यहां पर में भारत में अब तक ऐसे 6 प्रधानमंत्री रहे हैं जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे। ठीक, इनमें से सबसे पहले आते हैं वीपी सिंह, ये यूपी से रिलेटेड थे। इनके पहले और चले तो मोरारजी देसाई, ये बंबई प्रांत के प्रमुख रहे हैं या सीएम रहे हैं। बंबई प्रांत जो आज वर्तमान में महाराष्ट्र है, पहले से अलग होकर के मतलब कि इससे बंबई प्रांत से अलग होकर के महाराष्ट्र और साथ साथ में गुजरात बने हुए हैं। इनके साथ आते हैं चौधरी चरण सिंह, ये भी यूपी से रिलेटेड रहे हैं।
पीबी नरसिम्हा राव ये आंध्र प्रदेश से रिलेटेड रहे हैं, नेक्स्ट एच डी देवगौड़ा कर्नाटक से रिलेटेड रहे हैं, और लास्ट में आते हैं नरेंद्र मोदी जी, ये गुजरात से रिलेटेड रहे हैं। तो ये हमारे 6 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो किसी न किसी राज्य के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आप इस बात को भी नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट रहेगा दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था। द दिनेश गोस्वामी कमेटी वॉज रिलेटेड टू कंसर्न विथ बैंकों के राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, डी नेशनलाइजेशन ऑफ द बैंक्स, निर्वाचन सुधारों से, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, स्टेप्स टू पुट डाउन इंसर्जेंसी इन द नॉर्थ ईस्ट, चकमा समस्या से, जो प्रॉब्लम ऑफ द चकमा से। तो हम बात करेंगे ये रिलेटेड थी निर्वाचन सुधारों से, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स थे। हम बात करेंगे ये कमेटी आई थी 1990 में, और बहुत अच्छे रिफॉर्म्स इन्होंने बताकर चले हुए थे, जिसकी बहुत सारी बातों को हमने अडॉप्ट किया हुआ था। सबसे पहली बात तो जो हमारे बूथ कैप्चरिंग होती है उसको अवैध इलीगल घोषित कर दिया गया, और उसके बाद कहा गया कि भैया यहाँ पर में चुनाव फिर से कराए जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट इनके बाद में जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के प्रयोग के लिए भी इन्होंने ही अनुशंसा दी थी, जिसके बाद हमने ईवीएम को अडॉप्ट किया हुआ है। इनके साथ ही बात करेंगे जो बोगस मत जो होते हैं या फेक मत होते हैं उनसे बचने के लिए भी यहाँ पर इन्होंने एक प्रकार से जो पहचान पत्र है उसका कंसेप्ट अडॉप्ट किया हुआ था। साथ ही जब किसी प्रतिनिधि की मृत्यु हो जाए या कहीं पर में पास सीट खाली हो जाए तो 6 महीने के भीतर निर्वाचन कराने के संदर्भ में भी प्रावधान या रिकमेंडेशन इन्होंने दिया हुआ था। साथ ही इनके अलावा अन्य और कमिटीज जो हमारे पास में इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड है, चुनावी सुधार संबंधित है, उनमें सबसे प्रमुख रही है तारकुंडे समिति। इनके अलावा इंद्रजीत गुप्ता कमेटी रही है। साथ में आप देखेंगे तो के संथानम कमेटीज हैं, तो जो हमारे पास किससे रिलेटेड थी, चुनाव सुधार संबंधित है। इनको आप याद रख करके चलेंगे। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन को लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचनों में मतदान का अधिकार है। ठीक भाई, देखो लोकसभा में तो सब लोग मतदान करते हैं, हम लोग मतदान करेंगे, आप भी मतदान करेंगे। बात आती है राज्यसभा की, तो बस वही खेल खेल गया, बाकी कुछ नहीं है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन शब्दों में घुमाया गया है। Who among the following have the right to vote in the elections to both the Lok Sabha and the Rajya Sabha? संसद के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को, तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि राज्यसभा के सदस्य अपने हिसाब से तो लोकसभा के सदस्य तो यहाँ पर करेंगे नहीं, राज्यसभा के उस सदन, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर मैं कोई कहानी नहीं आने वाली, दोनों तो गलत हो गया अपने आप में। नेक्स्ट, राज्य विधानमंडल के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है और राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया जाता है। अब मान लेते हैं भैया उच्च सदन, यहां पर में कौन सा जाएगा, विधान परिषद, कुछ राज्यों में तो है ही नहीं है। अब क्या करेंगे साहब, तो बोले इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव, तो उन्हें यहां पर ऐड किया जाता है। इस बात को आप क्या करेंगे, ऐड करके याद रख करके चल लेंगे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट आपका हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको ध्यान रखना भी क्वेश्चन सिंपल पूछ लेता है राज्यसभा के सदस्यों के में कौन भाग लेता है, तो भी आपका यही आंसर होता है। ठीक, कोई बड़ा विशेष क्वेश्चन नहीं था। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अब तक विधान परिषद नहीं है, यथापि संविधान 7वें संशोधन अधिनियम में उसके द्वारा उपबंध किया गया है। Which one of the following state of the India does not have a legislative council so far, even though the Constitution 7th Amendment Act 1956 प्रोवाइड्स फॉर इट? तो भैया ये अपना एक अकेला मध्य प्रदेश है जहां पर विधान परिषद नहीं है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे आगे। 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था? इन द interim government formed in 1946 the vice president of executive council was, तो भैया ये थे हमारे पास केवल एक अकेले जवाहरलाल नेहरू, इनके अलावा कोई और नहीं। अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट पार्ट, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द इंडियन टू डिसाइड डिस्प्यूट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट फॉल्स अंडर, तो ये एडवाइजरी जुरिडिक्शन, एपिलेट, ओरिजिनल जुरिडिक्शन, कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिडिक्शन। तो यहां पर रहेगा इसकी कौन सी, मूल अधिकारिता ओरिजिनल जुरिडिक्शन में आता है, इसे आप याद रख करके चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से क्या कथित है? राष्ट्रपति के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, संसद राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी। Which of the following are is the stated in the Constitution of India? The president shall not be member of either house of the parliament। ठीक है, ठीक,
यदि होंगे तो इन्हें अपना पद से त्याग देना पड़ेगा पहले। द पार्लियामेंट शाल कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस, बोले ठीक, तो दोनों दोनों इसके आंसर सही है, बोथ 1 और 2 इसमें आ जाएंगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का विषय संबंधित बंद है? ठीक, यहां देखेंगे इंग्लिश में, which one of the following schedule of the constitution of India consists provision regarding anti defection law? तो भैया बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए, यदि आप पीएससी तैयारी कर रहे हैं तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से यहां पर जोड़ा गया था। ठीक, 10th शेड्यूल आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, 10th शेड्यूल आपकी 10वीं अनुसूची। ठीक, याद रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, इसके बाद था भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? इकोनॉमिक सर्वे इन इंडिया इज पब्लिश्ड बाय द, तो बात करेंगे ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा पब्लिश किया जाता है। बिना सोचे समझे आप इसको लगाइएगा। जब बजट प्रस्तुत होता है वो आगामी वर्ष के लिए रहेगा, और इकोनॉमिक सर्वे होता है वो पिछले पूरे साल का, ठीक, जो साल हो चुका है उसका पूरा लेखा जोखा, उसकी पूरी आर्थिक स्थिति या प्रोस्पेक्टस को बता करके चल रहा होता है। इसे आपको याद रख करके चलना है। नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। अ ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू, कौन सा अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समता का अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, इक्विटी इक्वलिटी बिफोर द लॉ, प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है, ये जो फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ये आपको यहां कोई भी विदेशी नागरिक को नहीं दिया गया है। हम बात करें चाहे ब्रिटिश हो चाहे कोई और हो, ये राइट हमारे यहाँ के नागरिक को दिया गया है, बाकी के अधिकार सभी को दिए गए हैं। अब चलेंगे, भारत में ब्रिटेन के सभी संवैधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला हुआ है। द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपेरिमेंट इन इंडिया वॉज द 1861 का भारत परिषद अधिनियम, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, 1909 का भारत परिषद अधिनियम, और 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इनमें सबसे कम जो चला है वो था आपका 1909 वाला। आप इसे ध्यान रख के चलेंगे, बाद के थोड़े से लंबे और चले हैं। अब चलेंगे क्योंकि 19 से बाद में 19 का वैसे ही आ चुका था। अध्यक्ष सदन के किसी भी सदस्य को बोलने से रोक सकता है और अन्य किसी सदस्य को बोलने दे सकता है। यह घटना क्या कहलाती है? द स्पीकर कैन आस्क अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्टॉप स्पीकिंग एंड लेट अनदर मेंबर स्पीक। दिस फिनोमिनॉन इज नोन एज, इस एक्टिविटी कहा जाता है यील्डिंग द फ्लोर, या बैठ जाना कहा जाता है। ये क्वेश्चन आ चुका था, शायद यूपीएससी या यूपीपीसीएस में आया हुआ है, आप इसे ध्यान रख करके चलेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद अगला क्वेश्चन रहेगा, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं वह कौन सा है? ठीक, द स्टेट विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ द सीट रिजर्व फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा इज बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो यहां आपको आंख मूंद के लगा देना भैया, एसटी के लिए सबसे ज्यादा रिजर्व सीट कहां पर है? एमपी में। कितनी सीट भैया? 6। ठीक, अब अगली बात करेंगे दूसरा, यहां पर मैं, यदि एससी की सर्वाधिक सीट कहां रिजर्व है यदि आपसे पूछेगा, तो यहां सर्वाधिक एससी की सीट रिजर्व है यूपी में 17, याद रखिएगा इसके बाद में। नेक्स्ट बात करेंगे, यहां पर कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर एसटी की एक भी सीट नहीं है, वो अराउंड 5 के लगभग में, 5 के आसपास में है। वही चलेंगे, यहां 12 में, नहीं नहीं सॉरी, 12 में से, 12 में नहीं है ना, 18 में से बात करेंगे, ठीक है। दूसरी बात करेंगे, और एक और फैक्ट रहेगा, कौन सा? कुछ ऐसे राज्य हैं 4 जहां पर ना तो एससी की सीट है ना ही एसटी की सीट रिजर्व है, जिसमें आ जाते कौन कौन से, याद रखिएगा, नागालैंड यहां आ जाएगा, दूसरा अरुणाचल प्रदेश है, तीसरा है सिक्किम, और चौथा है गोवा। इन चारों राज्य में ना तो एससी की सीट रिजर्व है ना ही एसटी की सीट रिजर्व है। तो बताइएगा कमेंट करके यहां कितनी कितनी सीट है लोकसभा की। 1935 के भारत सरकार अधिनियम की निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट युक्ति नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? केंद्र के साथ साथ राज्यों में द्वैध शासन, द्विसदनीय विधानमंडल, प्रांतीय स्वायत्ता, एक अखिल भारतीय परिसंघ, डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंस, अ बाइकेमिकल लेजिस्लेटर, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, एन ऑल इंडिया फेडरेशन।
तो इसमें कौन सा इसका विशेषता नहीं है ये बताना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, ये डायरकी एट द सेंटर एज वेल एज इन द प्रोविंस। ठीक, ये इसकी विशेषता नहीं है। अब चलेंगे संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। Which article of the Constitution provide that it shall be the endeavor of every state to provide adequate facility for the instruction in the mother tongue at the primary stage of the education। आपको पता होना चाहिए कि प्राथमिक स्तर पर में जो मातृभाषा में शिक्षा के संदर्भ में बात कही गई है, अभी वर्तमान में हमारी नई शिक्षा नीति 2019 वाली 2020 बात करेंगे हम लोग। तो ठीक, तो यहां इनके अकॉर्डिंग में आर्टिकल 350 ए की बात करेंगे तो वो यहां इसके बारे में बात कर रहा होगा ये। ठीक है ना, 350 ए हमारे पास इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो यहाँ सुविधा शिक्षा मातृभाषा में शिक्षा के बारे में प्रावधान कर रहा होता है। वहीं चलेंगे अंडमान व निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है। तो अंडमान निकोबार की बात करेंगे तो यहाँ पर में एक तरीके से ये आता है हमारे कलकत्ता हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में। कलकत्ता ध्यान रखना है, इसके जुरिडिक्शन में ये आ रहा होता है। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के अध्यक्ष कभी भी नहीं रहे हैं। केवी के सुंदरम, जीएस ढिल्लो, बालीराम भगत, हुकुम सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग इज नेवर द लोकसभा स्पीकर, ये आप ध्यान रखेंगे। तो केवी के सुंदरम यहां इसके कभी भी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं ताकि आप सारे एस्पेक्ट को कवर करते हुए चलें। मतलब अभी तक ने जिसने ये लोकसभा स्पीकर की लिस्ट नहीं देखी है तो देख लीजिएगा। राज्यसभा के स्पीकर की बात करेंगे यहाँ पर सभापति की, तो उसको देखने की जरूरत नहीं क्योंकि आप लोग उपराष्ट्रपति में पढ़ ही लेते हैं। इनके अलावा आपके पास में यहाँ पर मैं बाकी और की लिस्ट भी आपकी कभी ना कभी देखनी चाहिए जो रिलेटेड हमारी पॉलिटी से इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं 1946 में बनी अंतिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। विच पोर्टफोलियो वाज हेल्ड बाय द डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म इन द ईयर 1946। तो सबको पता है कि हमारे इनके पास में कृषि और खाद्य मंत्रालय दिया गया था। ठीक, आर्टिकल आंसर रहेगा यहाँ पर में सी। नेक्स्ट चलेंगे, निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम यह चाहता है कि केंद्र और राज्य में मंत्रियों की परिषद का आकार लोकसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। यहां यह होना चाहिए था लोकसभा और राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक, केंद्र में लोकसभा और राज्य में विधानसभा कि कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए था। Which of the following constitutional amendment act seeks that the size of the council of ministers at the center and in a state must not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha and the total number of the members of the legislative assembly of the state respectively। तो यहाँ हमें ध्यान रखना है, ये बात करना चाह रहा है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 91 नंबर का। ठीक, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात करेगा। ये हुआ था 2003 में, जहां पर एक और बात कही गई है आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है हमारी जहां 40 से कम मेंबर है तो वहां पर में 12 सदस्य क्या हो सकते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। मतलब मंत्रिपरिषद का आकार कितना होगा, 12 सदस्य का होगा। ये बात ध्यान रखेंगे। अब आपसे प्रश्न ये है कि आप कमेंट करके बताएंगे कि कितने राज्य ऐसे हैं जिनमें यूटीज भी इंक्लूडेड है ना, जहां पर राज्य विधानमंडल में सीटों की संख्या 40 या उससे कम है। आपको ये बात नोट डाउन करना है, आपको यहां पर मैं कमेंट करके बताइएगा जरूर आप लोग। ठीक, कौन कौन से राज्य हैं ये भी बताना है। नेक्स्ट चलेंगे आगे, निम्न में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला हुआ है। Who among the following have been the vice president of India? मोहम्मद हिदायतुल्ला, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम सजीव रेड्डी, शंकर दयाल शर्मा। कौन यहां पर में वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से बताओ।
ठीक, तो यहाँ आंसर लेकर चलेंगे आप लोग कौन कौन है, तो भैया मोहम्मद हिदायतुल्ला साहब और साथ में शंकर दयाल शर्मा जी थे। ये बस ऐसे हमारे उपराष्ट्रपति, मतलब ये उपराष्ट्रपति के पद पर रह चुके हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी के राष्ट्रपति यहाँ उपराष्ट्रपति नहीं थे, इनमें ये सब राष्ट्रपति के हमारे उम्मीदवार रहे हैं और उस पद को सुशोभित कर चुके हैं। नेक्स्ट चलेंगे आगे, शंकर दयाल शर्मा साहब का एमबी से विशेष लगाओ, इस बात को आप याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। 1953 में जब आंध्र राज्य एक अलग राज्य बना तब उसकी राजधानी क्या थी? What was the capital of Andhra state when it was made a separate state in 1953? तो आपको यहां बताना है गुंटूर, कुर्नूल, नेल्लोर, वारंगल। करेक्ट आंसर रहेगा कुर्नूल इसकी राजधानी थी, बाद में बनी हैदराबाद। अब यहां पर मैं इसकी राजधानी और अलग, विशाखापट्टनम। यहां पर में हम चलेंगे, 3 राजधानियों वाला हमारा नया राज्य बना हुआ है आंध्र प्रदेश। पहले राजधानी बताई गई थी अमरावती विभाजन के पश्चात, इसके बाद में विशाखापट्टनम भी यहाँ पर में है। आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ 3 राजधानियां कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट चलेंगे, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी रहे हैं? Among the following president of India who was also the secretary general of the non-alignment movement for some period? तो यहाँ पर मैं ठीक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वराहगिरी वेंकटगिरी, ज्ञानी जैल सिंह, यहाँ डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ये रहे हैं ज्ञानी जैल सिंह। ध्यान रखेंगे यहाँ पर मैं ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के मेंबर भी रहे हैं, आप इसे याद करके चलेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, निम्न में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित हुआ था? पहला नगर निगम की बात करेंगे तो ये एस्टेब्लिशमेंट करने की बात आती है कलकत्ता, मद्रास, मुंबई या दिल्ली। इन इंडिया द फर्स्ट म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाज सेट अप इन विच अमंग द फॉलोइंग? तो बात रहेगी मद्रास की, 1687 में से एस्टेब्लिश किया था, आप इसे याद करके चलेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लिखित निर्देशों के दस्तावेज इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन भारत के संविधान में 1950 में किस रूप में अपनाया गया है? The instrument of instruction contained in the Government of India Act 1935 have been incorporated in the Constitution of India in the year 1950 as मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का परिमाण, एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहां पर ये थे राज्य के नीति निर्देशक तत्व या डीपीएसपीज में इनको रखा हुआ है, आप इसे ध्यान रख के चलेंगे। नेक्स्ट है अगला, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग की प्रत्येक अनुशंसा को संसद के सदन में रखने के लिए बाध्य कर सकता है? ठीक, यहां चलेंगे, who of the following shall cause every recommendation made by the finance commission to be laid before the each house of the parliament? president of india, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए ये जाती है रिपोर्ट कहाँ पर है, इनके पास में, ये साफ करेंगे, प्रेजेंट करेंगे इसे लोकसभा में या संसद के पटल पर प्रस्तुत करेंगे। ठीक, हमारे प्रेसिडेंट। लोकसभा तथा राज्यसभा के बीच गतिरोध दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। अ डेडलॉक बिटवीन द लोकसभा एंड राज्यसभा सभा कॉल फॉर द जॉइंट सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ। साधारण विधेयक के पारित होने के दौरान, वित्त विधेयक के पारित होने के दौरान, संविधान संशोधन विधेयक के पारित होने के दौरान। तो यहां बात करेंगे, ये तो दोनों कंडीशन आने वाली नहीं है क्योंकि इनमें तो कभी भी ऐसी कहानी आती नहीं है, गतिरोध यहाँ पर हो ही नहीं सकता। संविधान संशोधन में आपको सेपरेटली पास कराना है, वही बात करेंगे पास में कौन सा वित्त विधेयक में जॉइंट की जरूरत पड़ती नहीं है, एक पास में लोकसभा के पास पूरे राइट्स पावर्स हैं। वही चलेंगे अगले पार्ट पर में, ये आंसर रहेगा साधारण विधेयक। तो आंसर रहेगा केवल एक आपका हो जाएगा, ओनली वन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, आप नेक्स्ट चलेंगे, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए, गुजराती, कन्नड़, तेलुगु, उपयुक्त में से किसको या किन को सरकार ने श्रेणी या शास्त्रीय या क्लासिकल भाषाएं घोषित किया हुआ है? Which of the following has been declared as the classical language by the government? गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। यहां हम देखेंगे यहां पर केवल 2 भाषाएं हैं जिसे क्या किया हुआ है, इंक्लूड किया हुआ है, इनमें से गुजराती नहीं है, कन्नड़ और तेलुगु है। तो टोटल भारत की हम बात करेंगे तो 6 भाषाओं को शास्त्रीय या क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड किया हुआ है। ये कौन देखता है? तो हमारे पास में जो संस्कृति मंत्रालय है उसके बारे में पूरी बातें बता रहा होता है।
इनमें से हमारे पास में टोटल कौन कौन सी 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, तो वो रहेंगी, पहली भाषा रहेगी, सबसे पहले ऐड किया गया था 2004 में तमिल को। इनके बाद आती है 2005 में संस्कृत को, ठीक। 2008 में आती है कन्नड़, 2008 में ही आती है तेलुगु, 2013 में आती है मलयालम, और लास्ट सबसे बाद में जोड़ी गई थी ओडिया 2014 में। तो सबसे फर्स्ट जोड़ी गई थी तमिल, लास्ट में जोड़ी गई कोई पास में 14 में ओडिया। तो 4 में तमिल, 14 में ओडिया, इनके बीच में बाकी रिमेनिंग हमारे पास लैंग्वेज रही हैं, ठीक। अगला चलते हैं, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान का अभिरक्षक कस्टोडियन बताया गया है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का सचिवालय और भारत का उच्चतम न्यायालय। Which of the following is the custodian of the Constitution of India? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लोकसभा सेक्रेटरीट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यहां के अकॉर्डिंग आंसर तो आपका रहेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। लेकिन अभी आप देखेंगे 21 फरवरी 2023 एक हमारे पास अभी करंट रिसेंट घटना है, जब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे चीफ जस्टिस साहब हैं, उन्होंने कहा हुआ है कि बार बार सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपकी कस्टोडियन की भूमिका नहीं निभा सकता है। मतलब कि ऐसा काम कि भैया ये काम हमारा नहीं है, काम किसका है यहाँ पर में, पार्लियामेंट का है। तो पार्लियामेंट जो रहेगा वो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। ये किस बात के बारे में बात करेंगे, जहां पर में जो आपकी विवाह की जो एज मिनिमम करना है 21 इयर्स करने की बात थी, तब यहाँ पर कही गई है। पहले आपको पता होना चाहिए कि मेल की एज जो है आपका 18 इयर्स है, वहीं आप जो फीमेल की बात करेंगे वो कितनी थी पास में, 18 इयर्स है, 21 एंड 18, मेल की 21 और पास में 18 रहेगी फीमेल की। तो फीमेल या जो महिलाओं की जो विवाह की आयु है उसे मिनिमम 21 साल करने के लिए जो बात चल रही है, उसी में सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर मैं एक बयान आया हुआ था, जिसमें कहा गया है कि भैया यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन का कस्टोडियन है, अभिरक्षण है, वो कौन करेगा, पार्लियामेंट भी करेगा। तो यदि ऑप्शन यहां पर आता पार्लियामेंट, कभी फ्यूचर में आ जाए तो ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट या संसद आ जाता है और ऑप्शन रहे, मान लेते हैं सी में दिया हुआ है और सी के बाद में और बी में दिया हुआ कौन सा, अपना सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है, और एक रहेगा सी एंड बी दोनों, बोथ, तो आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट दोनों को आप ऐड करके चलिएगा। अगली बार से बता के चल रहा हूं, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पर मैं जब स्टेटमेंट है तो आपको वैसा मानना भी पड़ जाएगा, ठीक। 21 फेब की कहानी हमारे पास रहेगी। भारत की संसद किसके या किन के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है? The Parliament of India exercise control over the functions of the Council of Ministers through adjournment motion, question hours, supplementary questions। किन के द्वारा यहाँ पर मैं कंट्रोल रखती है, तो भैया ये सबके द्वारा कंट्रोल लिखा जाता है, डी इसमें आंसर आ जाएगा, 1, 2 एंड 3, ठीक। नेक्स्ट चलेंगे इसके बाद में, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? In the federal established by the Government of India Act 1935, residuary powers were given with the फेडरल लेजिस्लेचर, संघीय विधानसभा, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपालों को, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल गवर्नर्स को। तो यहां आपको याद होना चाहिए गवर्नर्स को यहां पर क्या दिया गया था, ठीक, एक तरीके से इसका पावर दिया गया है गवर्नर जनरल को। नेक्स्ट चलेंगे आगे, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों का अंतरण आकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? अंडर विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया कैन बी ट्रांसफर ऑफ द ट्राइबल लैंड टू प्राइवेट पार्टीज फॉर द माइनिंग बी डिक्लेयर्ड नल एंड वॉइड? तो ये हमारे पास रखा हुआ है, कौन सी, 5th शेड्यूल की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारी चर्चा यहाँ पर में की जा रही है अलग अलग पार्ट पर में, और इसी पर आप लोग देखेंगे 5th एंड 6th शेड्यूल अभी चर्चा में है लद्दाख को लेकर के, आप इसे याद रख लीजिए अच्छे से। किस प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची लाई गई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई। इंग्लिश में देख लेते हैं। The 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the Prime Ministership of, तो आपको पता होना चाहिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, ठीक। इसी के दौरान में इसे ऐड किया गया था 9th शेड्यूल को, और ये थे हमारे पास दौरान में कौन, जवाहरलाल नेहरू साहब। चलेंगे आगे, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संसदीय समिति का सभापति निर्वाध तौर पर शासक दल का होता है? द चेयरमैन ऑफ द of which of the following parliamentary committees invariably from the member of ruling party? तो ये रहेगी लोक उपक्रम समिति, कमेटी ऑन द पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टिमेट कमेटी, कमेटी ऑन द डेलीगेशंस। तो हम बात करेंगे, ये था अपना कौन सा, प्राक्कलन या एस्टिमेट कमेटी का यहाँ पर में जो होता है चेयरमैन, वो रूलिंग पार्टी से रिलेटेड रखा जाता है। नेक्स्ट चलेंगे अगले पार्ट पर में,
केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रशासनिक सुधार आयोग, गोरेवाला समिति, कृपलानी समिति, संथानम कमेटी। तो ये रिलेटेड है किससे? आप ध्यान रखेंगे संथानम कमेटी से। ठीक, याद रखिएगा संथानम कमेटी के रिकमेंडेशन पर ही विजिलेंस कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। संवैधानिक सुधार सुरक्षा की कौन सी धारा लोक सेवा को सुनिश्चित करती है? कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू द सिविल सर्वेंट आर एंश्योर्ड बाय। तो ये हमारे पास आती है आर्टिकल नंबर 311। ये क्वेश्चन मेंस में भी आ चुका है। बजट अधिनियम के निम्नलिखित विचारणों को सही तरीके से बचाइए। बजट अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस इन द एनेक्टमेंट ऑफ द बजट इन प्रॉपर ऑर्डर। आम बहस, जनरल डिस्कशन, विनियोग विधेयक, एप्रोप्रिएशन बिल, वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल, अनुदान मांगों पर मतदान, वोटिंग ऑफ द डिमांड ऑफ द ग्रांट्स और प्रेजेंटेशन ऑफ द लेजिस्लेचर। विधायिका को प्रस्तुति। इनका करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा ये बताना है। तो सबसे पहले हमारे पास में ये आएगा प्रस्तुति करना है इनको विधायिका के पास पर में। इनके बाद में चर्चा होगी, फिर उसके बाद में अनुदान मांगों पर मतदान होगा, फिर जाएगा पास में विनियोग विधेयक रूप बनाया जाएगा पास में से, और फिर इसके बाद में अपना लास्ट रहेगा वित्त विधेयक के रूप में से पास किया जाएगा। ठीक, चलते हैं आगे। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिएगा शब्द, और यहाँ पर मैं परिभाषा यहाँ किया गया है जो भारत की संचित निधि, धन विधेयक, वार्षिक वित्तीय विवरण और भारत की आकस्मिक निधि। किसी को कुछ भी नहीं पता है तो 112 तो सबको पता होगा ही होगा। वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये तो सबको रटा हुआ है। अब जब रटा हुआ है तो क्या करेंगे भाई यहाँ पर में हम लोग, तो इसके अकॉर्डिंग देख लो कि भाई आपका सी में 5 कहां पर आ रहा है, सी में 5 तो सब जगह दिया हुआ है, मतलब अब थोड़ा सा कहानी चेंज है। ठीक, ऐसे हम लोग लगाते हैं ना जनरली, भाई सब में कॉमन कौन सा आ रहा है जो पता है उसको देख लो। तो बाकी के हमारे पास अपने आप आ जाएंगे। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ, देखो भारत की संचित निधि। तो संचित निधि के बारे में जो हमारे पास में है, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में जो डिस्कशन किया गया है वो कहां किया गया है, तो आर्टिकल नंबर 266 की बात करेंगे। भारत हो या राज्य की संचित निधि, दोनों पर चर्चा यहां पर में ये आ जाएगा। ठीक, अब चल लेते, अब कहा आएगा 3152, इसका आंसर अपने आप चल जाएगा, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वन मतलब कि धन विधेयक ए आ जाएगा। ठीक, ये वाले पार्ट पर, क्योंकि दोनों तो कॉमन कर दिया है। और भारत की आकस्मिक निधि के बारे में बात करेंगे तो ये रिलेटेड किससे हमारे पास में है, 2267 में। पहले हमारे पास में आती है संचित निधि, और 267 में आती है कौन सी हमारे पास में, आकस्मिक निधि। ठीक, जो हमारे पास में आते हैं कौन से, कंटिजेंसी एंड द कंसोलिडेटेड फंड। भारत बोले या राज्य बोले, दोनों में एक ही प्रोविजन रहेगा, आर्टिकल रहेगा सेम सेम, है ना, ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर में। पूर्ववर्ती योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? द erstwhile planning commission was described as the economic cabinet। तो ये किसने कहा हुआ है? पीपी अग्रवाल, अशोक चंदा, डीआर गॉडगिल या संथानम। ये किसने कहा हुआ आप बताएंगे? तो आंसर रहेगा इसका अशोक चंद। इन्होंने बताकर रखा हुआ था आर्थिक मंत्रिमंडल। ठीक, ये आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट था ये भी क्वेश्चन। अब तो हालांकि बचा नहीं है। द्वैध शासन प्रणाली की शुरुआत किस अधिनियम से हुई थी? डायरेक्टिव वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 और स्वतंत्रता अधिनियम 1947। द्वैध शासन की बात करेंगे तो ये लाया गया था 1919 के अधिनियम के माध्यम से। आंसर रहेगा यहां पर में बी। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट। भारतीय संघ को केंद्रीय प्रवृत्ति अभिमुख संघ की संज्ञा किसने दी थी? Who characterized Indian Union as a federation with a centralizing tendency? B.R. Ambedkar, Ivor Jennings, K.C. Weir और ग्रेनिवल ऑस्टिन्स। यहाँ बात करें हमारे पास में आइवरी जेनिंग्स जो है, सी आंसर, ये रिलेटेड थे किससे हमारे पास में, हमारे इन्होंने कहा हुआ था कि भारत का जो संघ है वो कैसा है, केंद्र की तरफ झुका हुआ है। ठीक, आइवर जेनिंग की बात आप लोग करके चलेंगे। नेक्स्ट चलेंगे, इसके बाद नेक्स्ट आपका रहेगा क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची 1 और सूची 2 को। द्विसदनात्मक प्रणाली, विधायिका विघटन, अलग निर्वाचन मंडल और प्रांतीय स्वायत्ता। ये रिलेट करेगा बाई कैमरल सिस्टम, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन, सेपरेट इलेक्टोरलशिप, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत परिषद अधिनियम 1861, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड और भारत परिषद अधिनियम 1892, मॉर्लेमेंटो सुधार। इनमें से आपको सही तरीके से मिलाना है। आंसर आपका कौन सा रहेगा बताइएगा इसमें। ठीक, तो हम बात करेंगे सबसे पहले द्विसदनात्मक प्रणाली के बारे में बात कहा गया था, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा।
इनके साथ चले पास में तो विधायी विघटन की बात करेंगे, लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन की बात करेंगे तो ये आपका भारत परिषद जो अधिनियम है 1861 उसके अकॉर्डिंग आया हुआ था। सेपरेट इलेक्टोरल शिप्स की बात करेंगे तो ये मार्लियामेंटो सुधार में दिया गया था, हम बात करेंगे यहाँ पर में 1909 में यहाँ लाया गया था ये। ठीक, इनके साथ हम चलेंगे। इसके बाद में तो प्रांतीय स्वायत्तता की बात करें तो भारत सरकार अधिनियम 1935 की बात कही गई है। तो 3251 इसका आंसर ये हो जाएगा, आपका आंसर सी वाला इसमें चला जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, सुमेलित कीजिए एक को दो से। स्वीकृति रोक लेना, सामान्य बहुमत अधिकार प्राप्त करना, सहमति देने में विलंब करना, बहुमत से अधिकार प्राप्त करना, ये वीटो संबंधित बात की गई है। विथ होल्डिंग ऑफ द एसेंट वीटो, ओवरराइडन बाय वीटो यहां चल जाएगा, ओवरराइडन बाय द ऑर्डिनरी मेजोरिटी, पॉकेट वीटो की बात करेगा। टेकिंग नो एक्शन ऑन द बिल, और फिर रहेगा यहां पर मैं ओवरराइडिंग बाय द हायर मेजोरिटी। तो ये एक बार से वीटो से आपको मैच द फॉलोइंग करना था। तो हम बात करेंगे इसमें करेक्ट जो आंसर आपका रहेगा, ठीक है अब इसमें आ गए बराबर। तो स्वीकृति रोक लेने की बात करना यहाँ पर मैं, तो ये किससे रिलेट करेगा, जब यहाँ पर मैं कोई भी प्रकार की बात ना की जाए तो ये रिलेट होता है कौन सा हमारे पास में, स्वीकृति रोक लेना। या हम बात करेंगे कौन सा, विथहोल्डिंग ऑफ द एसेंट, तो ये रिलेटेड करता है ठीक एक तरीके से अपने थर्ड एब्सोल्यूट वीटो के बारे में, पहला पार्ट। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर मैं अगला, सामान्य बहुमत अधिकार प्राप्त की बात करेंगे तो मेजोरिटी वीटो यहाँ चल जाएगा। सहमति देने में विलंब करना, तो ये बात चले पास कौन सा अपना, एक तरीके से अपने रिलेटेड कर जाएगा अपने पॉकेट वाले में बात करें यहाँ पर मैं। और इसी प्रकार से बहुमत से अधिकार प्राप्त करना, तो ये ऊपर यहाँ पर पहुंच जाएगा। तो 3421 इसका करेक्ट आंसर रहेगा, 3421 ये आंसर इसमें, क्योंकि यहाँ पर मैं सहमति देने में विलंब करना पॉकेट वीटो से रिलेट कर रहा होता है, ये आपने सभी ने पढ़ा हुआ है। अब चलेंगे नेक्स्ट, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। डिस्ट्रिक्ट जज आर अपॉइंटेड बाय, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य का राज्यपाल। तो यहाँ सबको पता होना चाहिए द गवर्नर ऑफ द स्टेट ये करते हैं, यहाँ नियुक्ति करते हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट जज की। वहीं चलेंगे अगला, राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने की दिशा में एक कदम उठाएंगे तथा उन्हें स्वशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां सौंपेंगे। इस संबंध का उल्लेख संविधान किस भाग में है। The state shall take steps to organize village panchayat and endow them with the such powers as may be necessary to enable them to function as unit of the self government. This provision mentioned in Part 1 of the Constitution, Part 4A of the Constitution, Part 3 of the Constitution and Part 4 of the Constitution. यहाँ आपको पता होना चाहिए ये DPSP में आर्टिकल 40 की बात कर रहा है ये। तो आर्टिकल जो भाग हमारे पास कौन सा आएगा, 4 यहाँ इंक्लूडेड है, पार्ट 4 में इंक्लूड कर लिया जाएगा, डी इसका आंसर रहेगा। अब चलेंगे आगे, निम्नलिखित में से किसी संविधान अधिनियम, किस संविधान संशोधन अधिनियम में एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर द 2 और मोर स्टेट्स। फोर्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 7th 11th एंड 24th। तो हम बात करेंगे यहाँ पर मैं 1955 में हुआ था हमारा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसमें ये बात रखी गई थी कि कोई राज्य या 2 राज्यों के लिए, ठीक हम देखेंगे पास में एक क्या हो सकता है, हाई कोर्ट हो सकता है, या 2 राज्यों के लिए यहाँ पर में एक क्या हो सकते हैं, हमारे राज्यपाल हो सकते हैं। ये 2-3 ऐसे प्रोविजन यहाँ जोड़े गए थे, आप इस बात को याद रख के चलेंगे। मंत्रिपरिषद, यहाँ पर होना चाहिए कैबिनेट। कैबिनेट शब्द का उल्लेख संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में किया गया है। आर्टिकल 34, 35, 352, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। मंत्रिपरिषद में कंफ्यूजन हो रहा है, यहाँ कैबिनेट वर्ड लिखते तो सही रहता। वही बात करेंगे यहाँ पर मैं फिर से, The term cabinet is mentioned in which of the following article of the constitution, article 34, 35, 352। तो बात करेंगे आर्टिकल 352 इसका पार्ट रहेगा, जहां पर हम लोग क्या लगा रहे थे, आर्टिकल 352 के अधीन में यहाँ राज्य में जब यहाँ किया जाएगा राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा, तो उसके दृष्टिकोण से बात कही गई है। राज्य मतलब कि यहाँ हम बात करेंगे बस में एक तरीके से राष्ट्रपति शासन नहीं बोलेंगे इसको। निम्न में से किसका मेल सही नहीं है। अनुच्छेद 153 राज्यपाल का कार्यालय, अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि, अनुच्छेद 154 राज्यपाल का कार्यकारी प्राधिकार, अनुच्छेद 155 राज्यपाल को हटाना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, आर्टिकल 153
ऑफिस ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 156 टर्म ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 154 एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द गवर्नर, आर्टिकल 155 रिमूवल ऑफ द गवर्नर। तो हम बात करेंगे यहाँ पर रिलेटेड कौन सा नहीं, आर्टिकल 155 जो है वो रिमूवल ऑफ द गवर्नर संबंधित नहीं है। ठीक, आर्टिकल 155 है किस संबंधित, तो हम बात करेंगे ये रिलेटेड किया जाता है राज्यपाल की नियुक्ति से। ध्यान रखिएगा यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट है, नियुक्ति के संबंध में यहाँ बात की जाती है। वही चलेंगे नेक्स्ट पार्ट, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ठीक, राष्ट्रपति का कार्यपालिका प्राधिकार, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का कार्यालय, टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट, कार्यकाल सॉरी है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति पर महाभियोग। आर्टिकल 56, 55, 61, 53 एंड 54 यहाँ पर में है, आपको यहाँ पर में इनको अकॉर्डिंग करेक्ट मैच करना था। सबसे पहली बात करेंगे आर्टिकल नंबर हमारे पास में जो है वो मैच करेंगे, तो राष्ट्रपति का जो कार्यपालिका प्राधिकार एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ द प्रेसिडेंट की बात करेंगे तो आर्टिकल 53 से रिलेट करेगा कि कार्यपालिका प्रधान रहेंगे ये। 53 पहला पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक, तो फर्स्ट का 4 वाले पार्ट तो सारे सारे है ही हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल की बात करेंगे हमारे पास में सेकंड पार्ट जो रहेगा वो रेड करेगा आर्टिकल नंबर 56 की बात कर रहा है ये। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है वो आपका कौन सा 56 ये हो गया, तो यहाँ पर चला गया कौन सा 1, तो 2 हमारे पास 1 हो गया, बाकी 2 हमारे क्या हो गए कैंसिल। राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करेंगे तो राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बात कर रहा है कौन सा हमारे पास में, तो आर्टिकल नंबर 54 जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन की नीति के बारे में बात कर रहा होता है। और आर्टिकल नंबर 61 जो है वो राष्ट्रपति पर इम्पीचमेंट या महाभियोग के बारे में बात कर रहा होता है। तो हमारे पास आंसर चल जाएगा कौन सा, ठीक, ये बी आंसर इसमें मिल जाएगा आपको करेक्ट। ठीक, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां हम चलेंगे, हाँ, आर्टिकल नंबर जो 55 है वो निर्वाचन की रीति संबंधित है, तो टोटल हमारे पास में इसमें रहेंगे तो पूरे एक प्रकार सीक्वेंस आ जाएगा। आर्टिकल बी आपका करेक्ट आंसर माना जाएगा। चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पर में, निम्न में से किस याचिका का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किया गया है, प्रतिषेध, परमादेश, अधिकार परीक्षा, निषेधाज्ञा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट इज नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, प्रोविजन, मैंडमस, कोवरेंटो एंड इंजंक्शन। तो यहां हम बात करेंगे इंजंक्शन नाम की कोई भी या निषेधाज्ञा प्रकार की कोई भी हमारे पास में रिट नहीं है। टोटल 5 प्रकार की रिट दी गई हैं, जिसमें हमारे पास में प्रतिषेध या प्रोविजन है, परमादेश मैंडमस है, अधिकार परीक्षा को वारंटो है, साथ में हैवियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण दिया गया है और उत्प्रेषण या सर्टियरी भी दिया गया है। तो टोटल 5 प्रकार के रिट हैं, जिनमें से आपके पास ये रिट बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, अनुदान के लिए कोई मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जाएगी, यह कथन किस अनुच्छेद में दिया गया है। नो डिमांड फॉर ग्रांट शैल बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, दिस स्टेटमेंट इज रिटन इन विच आर्टिकल, आर्टिकल 133, आर्टिकल 122, आर्टिकल 113 एंड आर्टिकल 112। तो यहां पर मैं करेक्ट आंसर रहेगा 113, इसके संदर्भ में बात करेगा 113 अनुच्छेद रहेगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे, स्वतंत्र भारत के पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे, हु वाज द फर्स्ट कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो भैया ये नरहरि राव थे, आपको तो याद होना चाहिए, यहाँ पे ऑप्शन की जरूरत ना पड़े, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट चलेंगे आगे, इसके बाद रहेंगे कौन सा, स्थानीय सरकार को प्रांतों का विषय किस अधिनियम के तहत बनाया गया है। ठीक, इन इंडिया अंडर विच एक्ट द लोकल गवर्नमेंट वाज मेड द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोविजंस, लोकल गवर्नमेंट वाज द मेड द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोवियंसेस। 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा, 1932 के अधिनियम द्वारा, 1947 के अधिनियम के द्वारा। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका रहेगा, यहाँ बनाया गया था, हम चलेंगे 1935 के अधिनियम के द्वारा, चलेंगे 1935 के एक्ट के द्वारा, आपको याद रख के चलना है। नेक्स्ट लेंगे आपका, भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों की कुल जमा राशि का स्थायी भाग क्या कहलाता है। द फिक्स्ड पोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स ऑफ द वेरियस कमर्शियल बैंक केप्ट विद द आरबीआई इज कॉल्ड। तो टोटल डिपॉजिट का कुछ भाग जो रहेगा फिक्स पार्ट, जिसे कैश के फॉर्म में इन्हें रखना होता है आरबीआई के पास, वो कहलाता है क्या भैया, कैश रिजर्व रेशो, CRR। और कुछ पार्ट जो रहेगा जिसे बैंक अपने पास रखती है, जो कैश के फॉर्मेट में या सिक्योरिटीज के फॉर्मेट में या गोल्ड के फॉर्मेट में हो सकता है, उसे कहा जाता है SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहा जाता है। आंसर यहां डी हो जाएगा।
नेक्स्ट चलेंगे, निम्न में से कौन से मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को नियंत्रित करता है? ठीक, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस द आरबीआई कंट्रोल कॉमर्शियल बैंक्स, परिसंपत्तियों की तरलता, लिक्विडिटी ऑफ द एसेट्स, शाखा विस्तार एक्सटेंशन ऑफ द ब्रांचेस, बैंकों का विलय मर्जर ऑफ द बैंक्स, और बैंकों का समापन मतलब क्लोजर ऑफ द बैंक। तो यहां पर मैं सभी प्रकार की एक्टिविटी में क्या करेगा, इसको गाइडलाइंस देगा, क्योंकि आरबीआई कैसी है, एपेक्स बैंक कहलाती है, और इन सारे पार्ट पर मैं ये उन्हें क्या करेगा, गाइडलाइंस देकर चलेगा। 1 2 3 इसके आंसर रहेंगे। नेक्स्ट चलेंगे अगला पार्ट, भारत में बैंकिंग लोकपाल संस्था के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशन इन द इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति भारतीय रिजर्व बैंक की करती है, जिसकी शुरुआत 14 जून 1995 में की गई थी। बैंकिंग ऑम्बुड्समैन इज अपॉइंटेड बाय द आरबीआई व्हिच वाज स्टार्टेड ऑन 14 जून 1995। बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम और संबंधित पक्षों के लिए बाध्यकारी होते हैं। द ऑर्डर पास बाय द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन आर द फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द पार्टीज कंसर्न। बैंकिंग लोकपाल भारत में खाते रखने वाले निवासी और अनिवासी भारतीयों की शिकायत सुन सकता है। द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन कैन हेयर कंप्लेंट्स फ्रॉम द रेजिडेंट्स एंड एनआरआईज हैविंग अकाउंट्स इन इंडिया। और बैंकिंग लोकपाल द्वारा दी गई सेवाएं निःशुल्क होती हैं। द लेजिस्लेशन गिवन बाय द बैंकिंग ऑम्बुड्समैन इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप ध्यान रखेंगे, यहां पर मैं कहा गया है कि यदि आप बैंकिंग ऑम्बुड्समैन होता क्या, पहले समझ लेते हैं। जब बैंक में और जो हमारे पास एक बैंकी हो, बैंकर एंड बैंकी जैसे कस्टमर होते हैं बैंक के, उनकी कोई समस्या हो ना सुलझाई जाए, जब नहीं सुलझाई जाती है, एक शिकायत दो शिकायत हो चुकी है तो ही नहीं सुनवाई हो रही, तब आप जाते हैं किसी एक संस्था के पास, वो होती है बैंकिंग ऑम्बुड्समैन, जो क्या करता है पास में ये जो समस्याओं का निराकरण करता है। ठीक, यदि आप उस बैंकिंग ऑम्बुड्समैन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग उस बात से क्या सहमत नहीं है, तो क्या होगा, ये केस बाद में फर्दर ट्रांसफर हो सकता है अन्य यहाँ बैंक मतलब कि जुडिशियल बॉडीज के पास में। तो ये जो पार्ट था ना, बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित आदेश अंतिम नहीं होता है, संबंधित पक्ष के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो ये बात मेरे पास में अंतिम नहीं है, बाध्यकारी तो होता है, बात कहा जाएगा, यदि आप नहीं जा रहे हैं ऊपर में तो मानना पड़ेगा, और नहीं तो आप क्या करेंगे पास में, या कर सकते हैं ऊपर जा सकते हैं। तो ये बात यह रहेगी, आपका बी आंसर इसका नहीं रहेगा। ठीक, बैंकिंग ऑम्बुड्समैन इंपॉर्टेंट है। उर्जित पटेल समिति का संबंध किस क्षेत्र से रहा है? उर्जित पटेल कमेटी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड? तो ये रिलेटेड थी बैंकिंग रिफॉर्म से, एग्रीकल्चर एंड क्रेडिट रिफॉर्म से, फाइनेंस इंक्लूजन से, मॉनेटरी पॉलिसी से। तो रिलेटेड है मॉनेटरी पॉलिसी से। ठीक, मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात करेंगे यहां पर मैं। नेक्स्ट अगला रहेगा, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के समय भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे? अब बात करेंगे यहाँ पर मैं, दो बार राष्ट्रीयकरण हुआ है, तो ये बात किसकी करना चाह रहा है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। तो राष्ट्रीयकरण चाहे पहले वाले हो चाहे बाद की बात हो, क्योंकि पहली बार कब हुआ था 1969 में, और सेकंड बार कब हुआ यहाँ बात करेंगे तो नाम मिल जाएगा 1980 में। पहली बार हुए 14 का, बाद में हुआ 6 का, तो दोनों टाइम याद रखिएगा। तो फर्स्ट टाइम की बात करेंगे तो यहाँ लक्ष्मीकांत झा, बी एन अडारकर, पीसी भट्टाचार्य, एस जगन्नाथ। तो यहाँ पर मैं जब 80 में, जब यहाँ पर मैं क्या 1969 में जब पहली बार क्या हुआ था, नेशनलाइजेशन हुआ था बैंकों का, 14 बैंकों का, तब यहाँ पर मैं आरबीआई गवर्नर थे कौन, तो लक्ष्मीकांत झा 1969 में। बाद में 1980 की बात करें तो आईजी पटेल जो है, आईजी पटेल, वो कब थे, 1980 में थे। आप इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये कब थे, 1969 में थे। ठीक, तो दोनों आपके आंसर बन जाएंगे। अब चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या होता है, द विच ऑफ द व्हाट इज द अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई? तो कुछ नहीं करना है, 1 जुलाई से 30 जून तक का ये होता है, कुछ और नहीं करना आपको यहाँ पर, ठीक है ना। आरबीआई का लेखा वर्ष आपका ये माना जाएगा। आप ध्यान रखेंगे, 1 जुलाई को एसबीआई का स्थापना वर्ष है, लेकिन एसबीआई का लेखा वर्ष 1 जुलाई से नहीं माना जाएगा, किसका रहेगा, आरबीआई का होता है। ठीक, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट चलते हैं इसके बाद में, सूची 1 को सूची 2 सुमेलित कीजिएगा। इलाहाबाद बैंक, विजया बैंक, यूनाइटेड बैंक, सिंडिकेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक। तो कौन सी बैंक थी और कहां इनको मर्ज किया गया उसके अकॉर्डिंग में। तो इलाहाबाद बैंक की बात करें तो ये इंडियन बैंक के साथ ही आपके पास में हो जाती है मर्ज। विजया बैंक की बात करेंगे तो विजया बैंक मर्ज हो जाती है, कहां पर बात करें तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ में है। यूनाइटेड बैंक के बारे में बात करें तो ये मर्ज है कहां से अपनी, तो पंजाब नेशनल बैंक से, और सिंडिकेट आपकी कैनरा बैंक के साथ मर्ज है। तो आपका आंसर हो जाएगा 3142, बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, आरबीआई के ओपन मार्केट ऑपरेशन या खुला बाजार कार्यवाही का अर्थ क्या है? तो बात करेंगे आपका ओपन मार्केट ऑपरेशन होता क्या है। तो ये जब कभी आरबीआई की करती है मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत में जो क्वांटिटेटिव मेजर्स अपनाती है,
लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो उसमें क्या करती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेस करती है, सेल करती है। तो वही पार्ट होता है कौन सा, आपका सेल एंड परचेस ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या बॉन्ड्स की बात करेंगे तो ये रिलेटेड होता है कौन सा, आरबीआई के इस पार्ट से, ओपन मार्केट ऑपरेशन से। नेक्स्ट चलेंगे, केंद्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की संस्तुति किस के द्वारा की गई थी, बाय हुम द आरबीआई वाज रिकमेंडेड एज द सेंट्रल बैंक। तो ये रहेंगे अपने कौन से, हिल्टन यंग कमीशन थे, इसे आप याद रख करके चल लीजिएगा। उनके रिकमेंडेशन में यहां पर मैं आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। अब चलेंगे नेक्स्ट, सूची एक को सूची दो सम्मिलित कीजिएगा, इस वाले पार्ट में इंग्लिश में देख लेते हैं हम लोग यहाँ बैंक, और यहां पर में अगला जाता है कौन सा पार्ट, एस्टेब्लिशमेंट ईयर, मर्जर नहीं, एस्टेब्लिशमेंट ईयर की बात करेंगे, एस्टेब्लिशमेंट है ना, स्थापना। नेशनल हाउसिंग बैंक की स्थापना कब हुई है, ये आपको बताना पड़ेगा, इसमें से चेक करना पड़ेगा। दूसरी बात करेंगे नेशनल हाउसिंग बैंक के साथ साथ दूसरा रहेगा कौन सा अपना, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, आई आर, हाँ, रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी की बात करेंगे, और इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तो नेशनल हाउसिंग बैंक ऑफ इंडिया ये स्टेब्लिश हुई थी 1988 को। इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये कब फॉर्म हुई पास में, तो ये बनी हुई थी 20 मार्च 1985 को। नेक्स्ट, स्मॉल स्केल जो सिडबी है वो बनी थी अप्रैल 1990 को, और ये इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे 1948 आ जाएगा। आपका आंसर रहेगा कौन सा, डी इसमें हो जाएगा, डी आंसर इसमें आप लगा के चलिएगा। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे आगे, हमारे पास रहेगा राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एस्टेब्लिश्ड इन। तो बात करेंगे भैया, ये शिवरमन कमेटी थी 12 जुलाई 1982, उसके अकॉर्डिंग यहां पर में एस्टेब्लिश किया गया था, ऑप्शन देखने की जरूरत ना हो। नेक्स्ट चलेंगे, भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण आईआरडीआई का मुख्यालय कहां है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहां है, हेडक्वार्टर कहां है हम बात करेंगे तो मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, नागपुर, तो करेक्ट आंसर रहेगा हैदराबाद में। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1999 में आईआरडीआई एक्ट के अधीन में। ये बैंकिंग इंश्योरेंस सेक्टर की एपेक्स बॉडी कहलाती है आईआरडीआई, ध्यान रखेंगे यहां पर में। दूसरा एक और पार्ट है, पहले इसका हेडक्वार्टर था नई दिल्ली में, 2001 में इसका हेडक्वार्टर शिफ्ट किया गया था हैदराबाद में, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट चलेंगे, सेबी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, वर्तमान की बात करेंगे तो सेबी के वर्तमान जो हमारे पास में चेयरमैन है माधवी पुरी बुच, यहां पर में है माधवी पुरी बुच, वर्तमान में मैडम जो रहेंगी मिस माधवी पुरी बुच है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय शेयर बाजार और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत कब की गई है, व्हेन वाज एनएसई एंड बीएसई वाज एस्टैब्लिश्ड। तो एनएसई बना हुआ था 1992 में, बीएसई बना 1875 में। ठीक, चलते हैं आगे, नेक्स्ट पार्ट, आंसर रहेगा इसका डी, है ना। राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई थी, तो फेरवानी कमेटी के रिकमेंडेशन पर में एनएसई की एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1992 में, याद रखेंगे इसको आप। अगले चलेंगे, कुछ कंपनीज है उनके बारे में पूछा हुआ है, PGCIL, HPCL, IOC और सेल, ये कंपनीज हैं। इनको आपसे पूछेगा किसके अकॉर्डिंग, तो बात करेंगे हमारे पास में आपके जो नवरत्न महारत्न कंपनीज हैं उनसे जो क्वेश्चन लगातार पूछे गए हैं उनके बेसिस पर आया हुआ पार्ट रहेगा। तो PGCIL का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है, वहीं चलेंगे हमारे पास में अगला रहेगा। ठीक, HPCL, IOC, सेल के बारे में बात करेंगे तो इनके एस्टेब्लिशमेंट का पूछा हुआ है। तो फर्स्ट आपके पास रहेगा कौन सा, PGCIL है अपना ये 1989 में। ठीक, HPCL रहेगा 1974 में, IOC रहेगा 1964 में, और सेल की बात करेंगे 1973 में। इंपॉर्टेंट है सारी, आप इसे याद रख लीजिएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा कौन सा हमारा बी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी की स्थापना स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, अभी हालांकि ऊपर ही क्वेश्चन पूछ लिया है। तो ये 1990 में इसका 2 अप्रैल को एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहां रहेगा, लखनऊ में, ध्यान रखेंगे आप इसको। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी, व्हेन वाज द मेक इन इंडिया प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, और लॉन्च की बात करेंगे तो मेक इन इंडिया जो प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ है। इंपॉर्टेंट, सभी ने इसके बारे में खूब पढ़ा हुआ है ये कहानी। भारत सरकार की बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना रही है, जहां पर हम बात करेंगे 25 सितंबर 2014 को इसको स्टार्ट किया गया था। चलते हैं आगे, निम्न में से कौन सा उद्योग भारत में सर्वाधिक रोजगार प्रदान करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज प्रोवाइड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो ये रहेगा क्लॉथ इंडस्ट्रीज जो है ना, वस्त्र उद्योग वो प्रोवाइड करता है।
अब चलेंगे आगे, इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट, किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप क्या है? द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेजर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री इज, तो हम बात करेंगे ये होता है पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कौन सा पद राष्ट्रीय आय को निरूपित करता है? विच टर्म रिप्रेजेंट नेशनल इनकम? तो नेशनल इनकम की बात करेंगे, ये क्या होता है हम देखें आपका, तो पहला पार्ट दिया हुआ कौन सा, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद मूल्य ह्रास घटाकर माइनस, है ना, माइनस मूल्य ह्रास, डेप्रिसिएशन की बात करेगा। नेक्स्ट रहेगा बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद माइनस मूल्य ह्रास है डेप्रिसिएशन, प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय, इसको आप जोड़ देंगे। तो ये आप इंग्लिश वाला थोड़ा सा आप देखें क्योंकि वहां थोड़ा सा ट्रांसलेशन गलत हो गया है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन एंड नेशनल इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी, इसकी बात करेंगे। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडीज, ठीक है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा पास कौन सा, ये सी आंसर रहेगा, जहां हम बात करेंगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में बात करेगा, राष्ट्रीय आय की बात जब हम कर रहे होते हैं तो ये रिलेट कर रहा होता है किससे, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात रहेगा कि जब भी कभी जो मार्केट प्राइस पर जीडीपी है उसको हम लोग क्या करेंगे पास में, या जीएनपी दिया हुआ है तो उसको हम लोग माइनस करेंगे किससे, हमारे नाम मिल जाएगा अपना एक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस को, प्लस करेंगे सब्सिडीज को। क्योंकि जब भी कभी हम लोग यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट की बात करते हैं तो कभी भी हमारे पास में नेशनल इनकम फैक्टर कॉस्ट पे शो की जाती है, साधन लागत पर एफसी पर शो की जाती है। तो एफसी पर याद करने के लिए पास में ये इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा सब्सिडीज को, और जब ग्रॉस को आपको नेट बनाना है तो डेप्रिसिएशन को माइनस करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एनएनपी हमारा पार्ट आ जाएगा। तो एनएनपी जब फैक्टर कॉस्ट पर शो करते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय, एनएनपीएफसी का पार्ट रहेगा, इसे कहा जाएगा क्या, राष्ट्रीय आय। ठीक, याद रखेंगे। यदि आपको ना समझ में आए तो लास्ट में इस आंसर को एक बार मैं समझाऊंगा जहां पर जगह हमारे पास पर्याप्त रहेगी। भारत के लिए शीर्ष आयातक देशों का घटता क्रम क्या है? तो बात करेंगे चीन, संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, सऊदी अरब, चीन, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमेरिका, चीन, यूएई और सऊदी अरब, और नेक्स्ट रहेगा पास में चाइना, यूएई, सऊदी अरब, अमेरिका। तो यहां पर आपके पास रहेगा कौन सा, चीन, यूएई, ए आंसर आपका रहेगा। शीर्ष आयातक देशों में से हम सबसे ज्यादा आयात करते हैं चीन से, यूएई से, अमेरिका और सऊदी अरब की बात करेंगे। अब यहां बात करेंगे भारत सरकार द्वारा 2021-22 के में मूल्य स्तर पर किस वस्तु का निर्यात सर्वाधिक किया गया है? तो हम बात करेंगे यहां पर में विच आइटम हैज बीन एक्सपोर्टेड द मोस्ट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज इन 2021-2022। तो ये रहेगा हमारे पास कौन सा, इंजीनियरिंग गुड्स हमारे पास ऐड किए जाएंगे। अगला पार्ट रहेगा, नेक्स्ट चलते हैं यहां पर में, भारत द्वारा 2021-22 में आयात की गई वस्तुओं का मूल्य स्तर पर सही घटता क्रम क्या है? अच्छा, ये आप अभी ना देखेंगे, इसको आप करंट के साथ जोड़ लेंगे, जो इकोनॉमिक सर्वे भी आया हुआ है। कुछ दिनों बाद आपकी करंट अफेयर क्लास रहेगी इकोनॉमिक सर्वे की, उस पर आप इस टॉपिक को पूरा कवर कर लेंगे, मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है ना, तो कुछ और करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब चलते हैं आगे, तो पेट्रोलियम क्रूड और उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मशीनरी, सोना, पेट्रोलियम क्रूड और उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान और सोना, मशीनरी, सोना, मशीनरी, पेट्रोलियम क्रूड और उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक सामान, सोना, मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक सामान, पेट्रोलियम क्रूड और उत्पाद, विच is the descending order of value levels of the commodities imported by India in 2021-22। तो ये इसका करेक्ट आंसर आपका रहेगा कौन सा हमारा, तो पेट्रोलियम, क्रूड ऑयल एंड प्रोडक्ट। इसके बाद रहेगा हमारे पास कौन सा, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, फिर रहेगा गोल्ड एंड मशीनरी, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा बी वाला। अगला चलते हैं नेक्स्ट, 97 नंबर में, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मामले में शीर्ष देश कौन सा है? विच इज द टॉप मोस्ट कंट्री इन द टर्म्स ऑफ एफडीआई? तो भैया ये हमारे पास रहता है सिंगापुर, कुछ नहीं करना है इसमें। व्यापार परिसंघों का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द बिजनेस सर्कल्स, जीएनडीयू, बीएचयू, आईएनटीयूसी, एलडीसी? पहली बात तो इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, तो यहां रहेगा करेक्ट आंसर का कौन सा, आईएनटीयूसी। तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फुल फॉर्म यहां रहेगा। वहीं चलेंगे, संविधान के किस भाग के तहत कुछ वर्गों के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है? स्पेसिफिक प्रोविजन हैज बीन मेड फॉर द सम क्लासेस अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 16 इसमें आ जाता है, आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे,
क्वेश्चन, हाँ। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ विषयों को राज्य सूची की समवर्ती सूची में शामिल किया गया है, वह विषय जो इसमें सम्मिलित नहीं है, ठीक। नापतौल, शिक्षा, वन, न्याय तथा प्रशासन विवाह। By 42nd constitutional amendment, few subjects were transferred in the concurrent list from the state list. Which of the following is not included? तो यहाँ पर मैरिज एंड डिवोर्स को इंक्लूड नहीं किया गया था, बाकी हमारे पास में पूरे चीजों को यहाँ इंक्लूड करके रखा हुआ है, आप इसे याद रख करके चलेंगे, ठीक। तो ये पार्ट हमारे पास थे, टोटल हमारे पास कितने हो गए? 100 क्वेश्चंस। अब चलेंगे भाई, आप सभी को बता दूं, जो लोग बाहर के हैं नहीं पता है, तो पीएस एकेडमी में एक हमारी न्यू बैच है एमपीपीएससी के लिए, फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रही है, जल्दी आप उसमें रजिस्ट्रेशन करा लें। 2 अप्रैल अभी से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं आपके यहाँ पर में, 3 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो जाएगी, एक हमारे पास मार्च में स्टार्ट होने वाली है, ठीक। प्री मेंस कंप्लीट इंटरव्यू, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों की सेपरेट बैचेस ये रहेंगी। रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं इन नंबर्स पर में, ठीक। सभी लोग ध्यान रखेंगे, 9826063466 और दूसरा नंबर है 9926576466, इन नंबर पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। अगला चलते हैं वापस हमारे क्वेश्चन पर, जहां पर आपको एक डाउट था या आपको लग रहा है कि भैया हमें आपका वो जो क्वेश्चन है, हमने नेशनल इनकम वाला पार्ट कैसे किया हुआ है। जब हम बात करते हैं नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम की बात करेंगे तो वो होता है NNP8FC, मतलब कि नेट नेशनल इनकम 8 फैक्टर कॉस्ट को माना जाएगा। जब हम बात करेंगे जीडीपी दिया हुआ है, तो जीडीपी प्लस करेंगे एनएफआईए, तो हमें मिल जाता है क्या? एनएफआईए की बात करेंगे तो हमें मिल जाएगा जीएनपी प्राप्त हो जाएगा, और जीएनपी मिलने के बाद में हम चलेंगे जीएनपी माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, तो क्या मिल जाएगा पास में? एनएनपी मिल जाएगा, एनएनपी मिल जाएगा। जब यहां पर यदि ये मार्केट प्राइस पर है तो इसे बनाना होगा कौन सा? फैक्टर कॉस्ट पर, तो एनएनपी एमपी माइनस करेंगे हमारे पास कौन सा? इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करेंगे, प्लस करेंगे सब्सिडी, तो आपके पास आंसर कौन सा जाएगा? एनएनपीएफसी, और यही जो पार्ट होता है वो कहलाता है क्या? नेशनल इनकम। एक तरीके से नेशनल इनकम कैलकुलेशन का सिंपल सा पार्ट आपका रहेगा, ठीक। जिसको किसी को ना आए तो कभी भी ऑफलाइन क्लास में आकर के आप लोग कांटेक्ट करिएगा, पूछिएगा। आज की क्लास अपनी यहाँ तक, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मिलते हैं नेक्स्ट आगे क्लासेस में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू।